सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उदित छिब्बर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो हमने जैसा कि एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 5 में लास्ट में पढ़ा था कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए थे और उनकी डेथ हुई थी श्रावण बेला गोला में। तो उसके बाद जो मौर्यन एम्पायर में जिन्होंने ओवरटेक किया था वो थे बिंदुसार। अब चंद्रगुप्त मौर्य 322 के बाद 298 में जैसे उनकी डेथ हुई तो 298 से 273 में जो हमारे यहाँ पे आए थे वो थे बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इनके बारे में ये कि ग्रीक्स इनको एमिथ्रोचेट्स कहते थे। मतलब ये एक साथ ही है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है। एमिथ्रोचेट्स कहते थे जिसका मतलब है स्लेयर ऑफ फोइस। स्लेयर ऑफ फोइस का मतलब होता है कि स्लेयर का मतलब होता है किलिंग, मतलब स्लेयर ऑफ फोइस का मतलब होता है कि कोई जो आदमी मतलब अपने एनिमीज को वायलेंटली ब्रूटली किल्ड करता है उसको स्लेयर ऑफ फोइस कहते हैं, एमिथ्रोचेट्स ग्रीक्स जो कहते थे। तो बिंदुसार के बारे में ही कहा जाता है कि स्लेयर ऑफ फोइस, अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्ट्री में स्लेयर ऑफ फोइस किस राजा को कहा जाता था तो वो थे बिंदुसार। ये नाम इनको ग्रीक्स ने दिया था। और सेकंड इनके बारे में आता है कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य आए उन्होंने एक्सपेंशन कर दी, उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया मौर्यन एम्पायर। एस्टेब्लिश करने के बाद वो जैसी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा रहा उनके टाइम में, पर वो कुछ टाइम बाद ही जैसे फेमाइन आया तो जैनिज्म को ज़्यादा फॉलो करने लगे और वहाँ चले गए थे, तो कुछ खास हुआ नहीं मौर्यन एम्पायर में। तो बिंदुसार जो थे उनके टाइम में मौर्यन एम्पायर की एक्सपेंशन काफ़ी हुई। मतलब आप यही कह सकते हो कि अगर ये इंडिया है नॉर्थ और साउथ, तो ये यहाँ पाटलिपुत्र जो कि पटना बिहार में है, वहाँ से ये साउथ तक एक्सपैंड हुए थे। साउथ में मैसूर यू कैन से, जो कर्नाटका आता है, कर्नाटका के मैसूर तक ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था बिंदुसार के टाइम में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिंदुसार के टाइम में मौर्यन एम्पायर जो एक्सपैंड हुआ था साउथ में वो बिंदुसार के टाइम हुआ था। और जैसे कि किंग्स की आदत है, अब एक एम्पायर है, जैसे एम्पायर बिल्टअप हो गया, अब फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है या एक आदमी है जो उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे हमारे कन्हैया कुमार जी हैं और एक दो जितने भी लीडर हैं, तो उनमें जैसे ही फेमस होने की टेंडेंसी आती है, लोगों में उनका प्रभाव पड़ता है, तो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ संधि करने की कोशिश करती हैं कि हमारी पार्टी में है, ये हमारी पार्टी में है। ओके, तो ऐसे ही क्या हुआ, जब बिंदुसार ने एक्सपैंड किया तो एक्सपैंड करने के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज थी उनको लगा कि हमें इनके साथ बात करनी चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। पर जैसा कि रहता है नेबरिंग कंट्रीज का मिलके काम करने में क्या होता है, उनके अंडर काम करना। तो इस टेंडेंसी से जो दो कंट्रीज थे उस टाइम, सीरिया और इजिप्ट। सीरिया के किंग थे एंटियोचस I और इजिप्ट के थे पटोलनी। तो इन दोनों ने अपने एम्बेसडर भेजे बिंदुसार की कोर्ट में। जो सीरिया से आए थे वो DMHS और डायनोसिस आए थे इजिप्ट से। इन दोनों ने अपने कंट्री से एम्बेसडर इनके पास भेजे थे, लड़ने के लिए नहीं, जस्ट बात करने के लिए कि हम मिलके काम कर सकते हैं नहीं। तो इसमें ज़्यादा इनका डिटेल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, अगर आप ढूंढना चाहें तो मिलेगी, अदरवाइज आपको जस्ट ये याद रखना है कि ये जो दो एम्बेसडर आए थे ये किस कंट्री से आए थे, किस किंग ने इनको भेजा था और ये किसकी कोर्ट में आए थे। तो ये आए थे बिंदुसार की कोर्ट में, मौर्यन एम्पायर में बिंदुसार की कोर्ट में ही आए थे। अदरवाइज आपसे पूछ सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर में आए थे, आपका हर्षा टाइम में आए थे, गुप्ता पीरियड में आए थे, कब आए थे। अगर इतना सिंपल आता तो आपको जस्ट एक मौर्यन एम्पायर पे टिक करना है। अगर मौर्यन एम्पायर में क्वेश्चनिंग आ जाती है, ऑप्शंस आ जाते हैं मौर्यन से, तो आपने उसमें बिंदुसार को टिक करना है। ओके, तो ठीक है। तो इसी के तरह आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप जो बिंदुसार के बारे में एक और चीज है कि जो इन्होंने एक्सपेंशन की थी साउथ तक, मैसूर तक, उसमें इन्होंने क्या किया था, 16 स्टेट्स जो उस टाइम इंडिया में जो भी मतलब इतनी स्टेट नहीं थी, राज्य जो थे उनमें 16 राज्य को मौर्यन एम्पायर के अंडर कर लिया था। तो इस वजह से इनको कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन द टू सीज कहते हैं। जैसे आप ईस्ट साउथ में गए तो साउथ में आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, तो लैंड बिटवीन द टू सीज इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, तो इस वजह से इनको कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन द टू सीज कहा जाता है। इनको ये नाम दिया था तारानाथ ने, जो उस टाइम के बुद्धिस्ट मोंक थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इनके बारे में। और लास्ट है कि इन्होंने आजीविका सेक्ट को पेट्रोनाइज किया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म को नहीं किया था। इन्होंने आजीविका सेक्ट के बारे में, आजीविका सेक्ट को पेट्रोनाइज किया था, बुद्धिज्म और जैनिज्म को नहीं किया था। अब बात करते हैं आजीविका सेक्ट होता क्या है। आजीविका सेक्ट जो था वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के कंटेम्परेरी था, कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म हुआ तो आजीविका सेक्ट का जन्म हुआ। इसको फाउंड किया था घोषला मस्करी पुत्रा ने। इनका एक और नाम भी है, तो फिलहाल आपको जस्ट यही रखना है, घोषला मस्करी पुत्रा ने इनको फाउंड किया था। और ये जो फाउंडर थे इनके, ये फ्रेंड थे महावीरा, वर्धमान महावीरा, जो कि 24th तीर्थंकर थे जैनिज्म के।
उनके फ्रेंड थे जिन्होंने आजीविका सेक्ट फाउंड किया। कंटेम्प्रेरी बुद्धिज्म और जैनिज्म, जैसे मैंने बताया कि जब ये इमरजेंस हुआ तो तीनों एक साथ ही इमर्ज हुए थे। और ये सिंपल एक बिलीफ सिस्टम है और इसमें कुछ खास नहीं है। जैसे जैनिज्म में 8 फोल्ड पाथ और बुद्धिज्म में 8 फोल्ड पाथ है, जैनिज्म में त्रिरत्न है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम है। ये क्या कहता है, ये सिर्फ कर्म फिलोसफी के ऊपर काम करता है। ये कहता है कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपको मिलेगा। जो नीति का यू कैन से, जो नीति का नियम है, जो विधाता की मांग है, तो ये जो चीज़ें आई हैं ये आजीविका सेक्ट है। नीति और फेट के ऊपर इन्होंने ज़्यादा कहा है। इन्होंने कहा कि आपके एक्शंस आपके फ्यूचर के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं करते, इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। तो जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपके साथ होगा ही होगा। तो एक तरह से जब आदमी इनको ये समझ, आप इससे ये रिलेट कर सकते हैं कि जब इसमें ये पता लगा कि आपके एक्शंस आपके फेट के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहे हैं, तो इस वजह से भी आप इनको ये कह सकते हैं कि स्लेयर ऑफ वॉइस इनका नाम दिया गया है, क्योंकि आजीविका सेक्ट को फॉलो कर रहे थे, पेट्रोनाइज कर रहे थे, जहाँ पे ये लिखा है कि आपके एक्ट आपके फ्यूचर को या आपके भाग्य को खराब नहीं कर सकते। तभी आप अगर किसी को बुरी तरह मार रहे हैं तो साफ है कि आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये यहाँ तक बिंदुसार के बारे में है, जो कि 273 BC में खत्म हुआ था। 273 BC में जो बिंदुसार की डेथ हुई, तो आप देख सकते हैं अशोक की टाइमलाइन जो है वो है 268 BC। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि 5 साल तक क्या हुआ, 5 साल में कौन था वहाँ पे। तो एक जो फेमस दीपवंश और महावंशा है अशोक के बारे में, तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं दीपवंशा। आप पढ़ सकते हैं अगर नेट पे आप पढ़ना चाहें। उसमें दीपवंशा में ये लिखा हुआ है कि जो अशोक था उसने 100 भाइयों का वध किया था। 100 भाइयों का वध करने के बाद वो गद्दी में आया था, गद्दी पे बैठा था, और जो वो लड़ाई थी 100 भाइयों के वध करने की, वो 4 साल चली। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि अगर लेट अस सपोज डेथ के बाद लड़ाई भी शुरू हुई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं रिलेट होता है दीपवंशा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में कि दीपवंशा और महावंशा क्या चीज है। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें इसके बारे में बताया कि अशोक द ग्रेट ने अपने 100 भाइयों का वध करके गद्दी पे आए थे। तो ये दीपवंशा। अब ये वही बात आ गई, आफ्टर 5 ईयर ऑफ डेथ और 4 साल की जो लड़ाई चली थी, जैसा कि उस टेक्स्ट में दिया हुआ है, तो ये गद्दी पे आए। इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, इन्होंने एक्सपेंशन की मौर्यन एम्पायर की। एक्सपैंड इन्होंने किया अफगानिस्तान से कर्नाटका तक। जो गंधार एक स्कूल ऑफ आर्ट है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको आर्ट एंड उसमें कल्चर में, जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, तो ये अफगानिस्तान में गंधार यहीं पे ही पड़ता है। जैसे महाभारत में आपने सुना होगा शकुनी मामा को गंधार नरेश कहा जाता था, तो वो अफगानिस्तान से ही आए थे। बेसिकली उनका राज्य अफगानिस्तान में था। गंधार जिसको कहते हैं यहाँ पे है। अब क्या हुआ, इसने जब ये पूरा इंडिया, जैसे इन्होंने पूरा इंडिया आपका एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, अफगानिस्तान तक कर लिया, तो एक उज्जैन जगह थी जो आज में उड़ीसा है, उज्जैन इनके अंडर में नहीं था। और इनके अंदर यही लालसा थी कि मुझे उज्जैन को अपने अंडर करना है, अपने अंडर करना है। उज्जैन आप देखेंगे तो जो प्रीवियस राजा हुआ उनकी कैपिटल भी थी उज्जैन, नंदा डायनेस्टी में। तो उज्जैन के पीछे ये पड़े रहे। तो उज्जैन के साथ जब इनकी लड़ाई हुई 9 years ऑफ हिज मतलब रूलिंग, 9 साल के बाद इनकी उज्जैन में लड़ाई हुई। 261 में कलिंग वॉर हुई, जिसको कलिंग वॉर कहा जाता है। कलिंग बेसिकली मैं उड़ीसा का नाम नहीं लूंगा, जो कलिंग कहा जाता है जिसको, जो कलिंग वॉर 261 BC में हुई। ये अशोक की 9वें साल में लड़ाई थी रूलिंग के टाइम। और ये लड़ाई कहते हैं कि इतनी खतरनाक लड़ाई थी, मतलब कि जैसे आप कहते हैं कि 10 दिन अगर लगातार बारिश चलती है, तो कहीं पे अगर ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, सीवरेज सिस्टम बेकार है, तो वहां पे पानी खड़ा हो जाता है कि आप पैर डालो तो आपके नीज तक पानी भर जाता है। तो कलिंग वॉर के बाद जब अशोक वहां पे विजिट किया उन्होंने देखने के लिए, मैं क्या जीता हूँ, मेरी लड़ाई से क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट है ये, तो कहते हैं वहां पे इतना चिक्कड़ था कि लगातार बारिश हो रही थी और कुछ था कि उन्होंने पैर रखा तो उनका पैर धंस गया था। और वो चिक्कड़ सिर्फ और सिर्फ खून का और मतलब बॉडी पार्ट इंटेस्टाइन वगैरह का था। तो वो देख के इतना मतलब वो भावुक हो गए थे और एकदम ही उनकी थॉट प्रोसेस चेंज हो गया था कि यार ये मैंने मतलब अपनी छोटी सी उसके कलिंग वॉर को जीतने के लिए मैंने कितना नुकसान कर दिया, कितने लोग मर गए, मतलब बहुत बुरे तरह से ब्लड शेड हुआ था। तो इस लड़ाई के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। वहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे उपगुप्त नाम के, जिन्होंने उनको बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया, मतलब जिन्होंने अशोक ने उनके अंडर बुद्धिज्म को थोड़ा फॉलो करना शुरू किया। उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क, जो वैसे तो कहते हैं कि कलिंग वॉर के टाइम जब अशोक रो रहे थे तो मॉन्क आए थे। कलिंग वॉर के बाद उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की। पॉलिसी क्या थी, पहले फिजिकल कॉन्क्वेस्ट, फिजिकल कॉन्करिंग थी कि आपने जाना है, लड़ना,
जीतना है, जो शुरू से होता आ रहा था। उसके बाद इन्होंने इसको कल्चरल कंकरिंग में चेंज कर दिया कि आपने किसको मार के वो नहीं करना, उसके थॉट्स को चेंज करना है। तो इसी को कहते हैं जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट उसने बोला था अशोक ने, उसको बेरी घोष कहते हैं। भेरी घोष, BHERI स्पेस GHOSH, इसको कहते हैं कॉन्क्वेस्ट। और कल्चरल कॉन्क्वेस्ट को कहते हैं धाम घोष, कि आपने धाम, जिसको धर्म कह देते हैं, धर्म के नाम से चेंज करना है, किसी को करना, मारना किसी को नहीं। और वो बुक नाम के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो आए थे जिन्होंने अशोक को एम्ब्रेस किया। अंडरस्टूड? ये अशोक के बारे में मेजर है। अब इसमें ये कहते हैं कि जब अशोक हुआ था, ये तो आपका हो गया कि अशोक एज अ रूलर जब था एक्सपेंशन पॉलिसी को लेके, तो ये चीज आती है हमारी अशोक आफ्टर बुद्धिज्म। जब उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया तो क्या हुआ? अब बुद्धिज्म को अपनाने के बाद उनके बच्चे थे, तो उन्होंने अपना एक लड़का महेंद्र नाम था जिनका, और लड़की संघमित्रा नाम था जिसका, इनको भेजा श्रीलंका आज की डेट में, जो कि उस टाइम सिलोन था। सिलोन में इनको भेजा एज अ बुद्धिस्ट मिशनरी। जैसे आज में क्रिश्चियन मिशनरी आपको दिखते हैं हर जगह, इस्कॉन वाले दिखते हैं जो भगवत गीता देते हैं, तो ऐसे इनको बुद्धिस्ट मिशनरी बना के इनको सिलोन में भेजा विद अ सैपलिंग ऑफ पीपल ट्री। पीपल ट्री बेसिकली अ सिंबल ऑफ पीस यू कैन से। तो वो इनको भेजा था वहां पे सिलोन में। तो उन्होंने बेसिकली अपने दोनों बच्चों को बुद्धिस्ट मिशनरी या बुद्धिस्ट मॉन्क की तरफ प्रमोट करना शुरू कर दिया। अपने 2 बच्चों को, बच्चे और थे जैसे कुणाल था लड़का, वो आगे बात करते हैं। तो 259 BC में इन्होंने बोध गया विजिट किया। बोध गया क्या था? जहाँ पे बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध हुए थे, रहे थे जहाँ पे। तो जब ये वो वहां पे गए तो इन्होंने वहां पे धाम यात्रा का इनॉग्रेशन किया। धाम यात्रा मीन्स कल्चरल कंकरिंग का वहां पे इनॉग्रेशन किया। और एक महामात्यास करके आदमी बनाया जो कि ऑफिसर था राइट हाउस टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धाम। इस मैसेज को स्प्रेड करके ये कैसे होगा, ये करने से क्या इंपैक्ट होगा, आपको क्या संतुष्टि मिलेगी, ये सब करने के लिए उन्होंने महामात्यास करके एक ऑफिसर अपॉइंट किया था बोध गया में। ये जस्ट मैं आपको एक इनकी जीवनी बता रहा हूँ, अदरवाइज इतना कोई खास मेजर नहीं है ये। और महामात्यास जितने हैं ये मात्यास जो थे ये ऑफिसर्स हुआ करते थे उस टाइम। जैसे अमात्यास था एक, वो IAS ऑफिसर हुआ करता था उस टाइम का, जो सिविल डिपार्टमेंट देखा करते थे। तो उसमें महामात्यास थे ऑफिसर्स ऑफ राइट हाउस टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धाम। तो इसी के साथ जब इन्होंने धाम का बेसिकली क्या मतलब होता है, उसके ये होता है कि आपने अपने प्रिंसिपल और कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज करना है। आप ऐसा कुछ नहीं है कि किसने आपको फोर्स किया कि आप जैसे मंदिर में जाना तो चप्पलें उतारनी है, गुरुद्वारे में जाना सिर ढकना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी चेंज करना, वो आपने अपने प्रिंसिपल और कोड ऑफ कंडक्ट में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर से होना चाहिए कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आपका एटीट्यूड हो। कोई गरीब है, दुखी है तो उसकी सपोर्ट करना, बड़ों से इज्जत से बात करना। ये नहीं कि कोई छोटा है तो उसको आप, बेशक आपकी पोस्ट में छोटा, उम्र में बड़ा, तो आप उसको कुछ भी गलत शोषण करते रहो उसका। मर्सी दिखानी है स्लेव्स को, बहुत इंपॉर्टेंट। स्लेव्स के प्रति मर्सी दिखानी है, किसी को मारना नहीं है, फिजिकल कंकरिंग बंद करनी है, कल्चरल कंकरिंग करनी है, नॉन वायलेंस और टॉलरेंस। जो हम गांधी जी के बारे में नॉन वायलेंस की बात करते हैं, अदरवाइज अशोक था जिसने नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल बनाया था कि हमें मारना नहीं है, वायलेंस नहीं करना है आफ्टर कलिंग वॉर। और टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है, एक्सपेंशन की हो, किसी भी चीज की हो, अपनी रणनीति बीइंग रूलर आपको कुछ करना है तो टॉलरेंस पॉलिसी हो, एनिमीज के प्रति भी, लोगों के प्रति भी और अपने ऑफिसर्स के प्रति भी। तो ये बहुत बड़ी चीज है मर्सी टू स्लेव्स। इसके बाद मैं आपको मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो मेडिवल इंडिया आएगा उसमें पढ़ाएंगे कि 1191 में कैसे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, जो कि तरावड़ी आज की डेट में करनाल और पानीपत के, सॉरी कुरुक्षेत्र और करनाल के बीच में आता है, वहां पे फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की। इस वजह से कहा जाता है कि इनकी लड़ाइयां मेरे ख्याल से 11 या 3 हुई हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और जस्ट बिकॉज ऑफ मर्सी टू स्लेव उन्होंने उसको जाने दिया कि लेट इट बी, आगे से ध्यान रखना। पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी ने एक ही लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराया और उनको बंदी बना के अफगानिस्तान अपने साथ ले गया था। गजनी जहाँ पे आपने सुना होगा नाम, तो वहां से वो आया था और वहीं ले गया था। तो और वो हराया क्यों था? ऐसा क्या था कि 11 बार खुद हार गया और एक बार हरा दिया। तो एक बार जो हराया वो उसने छल से हराया था। उनके सेनापति और जो राजा थे, उनके फ्रेंड थे, उनको अपनी टीम में मिला लिया था और वो पृथ्वीराज चौहान जी उन पे रिलाई करके भाई ये मेरे साथ हैं, ये लड़ेंगे, और इन दी एंड उन्होंने जब देखा कि इन्होंने ही मेरा वो कर दिया अगेंस्ट, तो इस वजह से वो हारे थे। बेसिकली उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ बुरा किया, जो है जो होता आया है, जिस वजह से
गुलाम हुए हम आज तक। तो ये पॉलिसी थी अशोक की जो बनाई थी उन्होंने धाम की, जो धाम पॉलिसी थी, धाम ध्वज की। एडमिनिस्ट्रेशन का जो टॉपिक है मैं वीडियो के एंड में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप अभी रहने दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि जो बेसिकली मैं वैसे बताता हूँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कहते हैं सेंट्रलाइज पावर होती थी, जैसे आजकल में पीएम दिल्ली में बैठते हैं तो सेंट्रलाइज पावर है, ये यू कैन से यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी की सेंट्रलाइज पावर। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट अशोक के मौर्यंस के टाइम में बहुत अच्छा था। अशोक ही था जिसने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कवर किया कि पावर जो है वो सेंट्रली किंग के पास रहेंगी, बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जैसे कि आजकल में फेडरल स्ट्रक्चर है, आप वो कह सकते हैं। तो इस ये एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट आप टेंशन वाले, इसके लेटर मौर्य के बाद मैं आपको इस एक वीडियो के लास्ट में आखिरी में दिखाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। तो लेटर मौर्य में क्या हुआ, अशोक की डेथ के बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न मौर्यन दो डिवाइड हुए। वेस्टर्न मौर्यन इन्वेडर की वजह से हमेशा खतरे में थे, जो कि वेस्टर्न मौर्यन में इन्होंने, इनका लड़का कुणाल था, तो कुणाल की डेथ हुई बैक्टीरियन इन्वेजन की वजह से, तो वेस्टर्न मौर्यन वहीं खत्म हुए। ईस्टर्न मौर्यन में जो थे तो दशरथ जो थे इनके ग्रैंडसन, इनके पोते थे, उन्होंने रूल किया। दशरथ के बाद बृहद्रथ थे जो मौर्यन रूलर, उन्होंने रूल किया। बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्रा सुंगा। सुंगा ने बृहद्रथ का मर्डर किया, वध किया और सुंगा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया आफ्टर मौर्यन एम्पायर। तो क्रोनोलॉजी में मौर्यन एम्पायर के बाद आपका सुंगा एम्पायर आता है, सुंगा डायनेस्टी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट पुष्यमित्रा सुंगा ने किया। ओके, वो कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथ के। तो सुंगा डायनेस्टी हमारी 185 बीसी में आई और 73 बीसी तक रही। तो ये हमारी सुंगा डायनेस्टी स्टार्ट होती है यहाँ पे। हम नेक्स्ट वीडियो में सुंगा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या क्या उनकी आगे चैलेंजेस रहे। जो बैक्टीरियन इन्वेजन वेस्टर्न में हो गया, उन्होंने सुंगा ने इनके साथ कैसे डील किया, इन्होंने नहीं किया तो किस इंडिया में किस राज्य ने किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसी के ही लास्ट पार्ट में आपको एडमिनिस्ट्रेशन मौर्यंस के बारे में बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।